नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स को कृषि विपणन व्यवस्था और कौन से ऐसे दूसरे क्रय विक्रय के माध्यम हो सकते हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कृषि विपणन व्यवस्था, या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। यहां पर जो विपणन लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है बेटा मार्केटिंग। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज समझना जरूरी है कि एक बाजार होता है। बाजार का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां पर आप वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं उसको हम लोग बाजार कहते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। वो कोई सा भी स्थान हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर कपड़े खरीदने गया तो वह जहां खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, वो स्थान मेरे लिए बाजार हो जाएगा। आपके घर पे कोई सामान व्यक्ति बेचने आया है, जैसे सब्जी वाले आते हैं, वो सब्जी ले लो तो वो उसने आपके घर के बाहर खरीदा बेचा है, तो वो भी स्थान भी क्या बन जाएगा? बाजार बन जाएगा। आजकल हम लोग ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हैं, ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, तो ये मान लीजिए क्या हो गया? ऑनलाइन मार्केट या ऑनलाइन बाजार हो गया। तो बाजार की सीधी सी बस इतनी सी परिभाषा है कि वह स्थान जहां पर आप अपनी वस्तुओं को खरीद बेच सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसको बाजार कहा जाता है। इस बाजार में हम सभी के दो रोल हैं बेटा। पहला रोल कौन सा है? उत्पादक का, और दूसरा उपभोक्ता का। उत्पादक का कैसे? कि हम चाहे प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, मतलब खेती बाड़ी का कर रहे हो, द्वितीय क्षेत्र में किसी उद्योग में कर रहे हो, तृतीय क्षेत्र में किसी सेवा में कर रहे हो, जैसे कि मैं आज आपको सेवा दे रहा हूं, मैं तृतीय क्षेत्र में आ रहा हूं। हम पहले क्या करते हैं? हम किसी ना किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब भी हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं? उसको बेचने के लिए करते हैं। उसको बेच कर करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम आय लेना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं, और उस इनकम से वह सारी वस्तुएं और सारी सेवाएं खरीदना चाहते हैं जिसकी मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है। जैसे कि पहले मैंने उत्पादन करा, वीडियोस बनाए, प्रोडक्शन बनाया, अब वो क्या है? वो यूट्यूब पर डालूंगा, आप लोगों के पास पहुंचेंगे, सर मुझे पेमेंट करेंगे उस चीज का कि सर आपने इतने वीडियोस बनाए, ये लीजिए। अब उससे मैं क्या करूंगा? मुझे जो भी चीज खरीदनी होगी, जो भी वस्तु सेवा खरीदनी होगी, मैं खरीद सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोडक्शन हमेशा इस उद्देश्य से करा जाता है कि साहब मुझे इसको बेचना है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टेलर है, वो 10 ड्रेसेस सील करके तैयार करता है। वो क्यों कर रहा है? कि साहब उसको मार्केट में ले जाकर के बेचना है। एक शर्ट या टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो क्यों बना रही? क्योंकि उसको मार्केट में ले जाकर के बेचना है। एक मोबाइल बनाने वाला जो कंपनी है, वो क्यों बना रही? क्योंकि उसको मार्केट में बेचना है। इसी प्रकार से जो किसान है वो भी किसी भी चीज का अगर उत्पादन करता है तो क्यों कर रहा है? कि साहब मुझे इसको मार्केट में बेचना है, ले जाकर के बेचना है। परंतु जिस दिन उत्पादन पूरा हो जाता है, उस दिन से लेकर करके जो बेचने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस चलता है, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं बेटा, उसी को विपणन कहते हैं। मतलब मार्केट तक वो वस्तु पहुंच करके बिक जाए, उसको मार्केटिंग कहा जाता है। ये विपणन पूरी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अब जनरली हम लोग मार्केटिंग को क्या सोचते हैं? कि एडवर्टाइजमेंट। बस हमारी नजर में मार्केटिंग का मतलब क्या आता है? कि बड़े बड़े विज्ञापन हो, फिर ठीक है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाए साहब हमारा सामान ले लीजिए, सस्ती दरों में ले लीजिए, ऐसा वैसा। ये मार्केटिंग है। सिर्फ ये मार्केटिंग नहीं है, ये तो मार्केटिंग का एक पार्ट हो सकता है कि भैया आप अपनी जो चीज है उसको प्रचार प्रसार कर रहे हो, उसका विज्ञापन आप दे रहे हो। परंतु मार्केटिंग में और भी बहुत सी चीजें आती है, और इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक हमारे लिए अभी क्लास 11th में समझने के लिए भी बड़ा जरूरी है कि भैया कृषि की जो हालत है उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। अब आप देखिएगा कि हमारे देश में जो किसान है वो बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि जितना वो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन के बराबर में उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उतना उनको वापस रिटर्न में नहीं हो पा रहा, उनकी आय इतनी नहीं है। और जब वो लोन लेते हैं तो उस लोन को चुका नहीं पा रहे। क्यों नहीं चुका पा रहे? क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार्केटिंग में कमी है, कहीं ना कहीं जो बेचने का तरीका हो सकते हैं, जो बेचने के साधन है, जहां पे बेचा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो मार्केटिंग सिस्टम है ये अभी हाल फिलहाल मौजूदा कैसा है, किस प्रकार से किसानों को मदद दे रहा है, या किस प्रकार से किसानों के लिए थोड़ी सी समस्या है, भारत की सरकार उसको किस प्रकार से बेहतर बना रही है, इंप्रूव बना रही है, ये सभी बातें आज हम जानेंगे। ये कृषि विपणन व्यवस्था हमारी क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए समझना भी बड़ा जरूरी है, और देश में किसानों की हालत को सुधारने के लिए भी समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप भविष्य में क्या है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं,
आप अपने स्टेट में अधिकारी बनने की तैयारी करोगे, तो क्या होगा, आपके सामने समस्या आएगी कि साहब किसान आए बोलने से हम लोन नहीं चुका सकते। तो चलो एक बार तो आपने बैंकों को कह दिया कि हाँ हम सरकार से बात करेंगे कि आपका बैंक जो लोन है माफ कर दे बैंक, परंतु एक्चुअल में समस्या का तो समाधान होना चाहिए ना, क्यों नहीं चुका पा रहे, क्योंकि उनके पास इतनी आय नहीं है। आय क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार्केटिंग जो हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है। अब उसमें सरकार क्या करती है वो हम देखेंगे। कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल का, सब्जियों आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचाए जाते हैं? तो कभी आपने सोचा है इस बात को कि जो अनाज, फल, सब्जियां, जो भी चीज आप खाते पीते हैं वो हमारे पास रोज तक कैसे पहुंचती है? ठीक है, अब ऐसा मत बोलिएगा नहीं सर मैं तो फल खाता ही नहीं हूं। तो भाई सब्जी खाते हो, आप अनाज खाते हो, आप जो भी खा रहे हो, आप ये चीज सोचिए कि वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। कभी सोचा आपने? अब देखो, अब आपने बोला होगा कि अंकल आते हैं सब्जी बेचने, उन तक पहुंच जाती है। एक हमारी कॉलोनी में अंकल आते हैं फल बेचने, उन तक पहुंच जाती है। या जब गेहूं कटता है, अनाज कटता है, तब हमारे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में बेचने के लिए आते हैं, हम दुकान पर ले जाकर के खरीद लेते हैं। ये चीज आप सोच रहे हैं कि हाँ बड़ी आसान है, पर आसान नहीं है। आप ये चीज सोचिए कि जैसे मान लीजिए चावल पश्चिम बंगाल में होगा, अब वो पश्चिम बंगाल से पूरे भारत में किस प्रकार से पहुंच रहा है। कोई सब्जी मान लीजिए राजस्थान में उग रही है, वो राजस्थान से पूरे भारत में कैसे पहुंच रही है? भाई हर घर में, हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में तो हर चीज का उत्पादन नहीं हो रहा ना, वो देश के किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष एरिया में जाकर के उत्पादन हो रहा है। जब वो विशेष उत्पादन हो रहा है तो वो पूरे भारत में, पूरे देश में किस प्रकार से पहुंच रहा है, मतलब वो हम तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए था। और आपने सोचा भी होगा, हम सोचते भी हैं कभी कभार। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये उत्पादन वाला काम है। यहां पर मतलब क्या हो गया कि उत्पादन हो गया, अनाज उगा दिया गया है, फल उगा दिए गए हैं, सब्जियां उगा दी गई, अनाज, फल, सब्जी आप लोगों के हाथ में आ चुकी है, मतलब किसान के हाथ में है, वो तैयार है बिल्कुल। अब वो हम तक कैसे पहुंचाई जाए? इन्हें हम तक पहुंचाने का माध्यम जो है वो क्या है बच्चों? बाजार व्यवस्था है। अब हम तक पहुंचाने तक, मतलब जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उस तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है? बाजार व्यवस्था है। वो क्या है? बाजार व्यवस्था। हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। और बाजार को क्या कहते हैं? मार्केट। मतलब मार्केट की जानकारी होना, मार्केट को समझना कि भैया जनता क्या चाहती है, जनता किस प्राइस पर चाहती है, और किस प्रकार से किसान उनको अपना माल बेचे कि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो। इसी बाजार व्यवस्था को आज हमें समझना है। यहां तक की जो बात है वो उत्पादन की है, और ये वाली जो बात है बच्चों, ये मार्केटिंग की है, विपणन की है कि किस प्रकार से वस्तुओं को बेचा जाए। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कृषि विपणन की या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन मिल गई आपको। भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ? कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन कर दिया गया, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे टमाटर हो, आलू हो, कोई सी भी वस्तु है उसको उगा दिया गया। सबसे पहले तो कृषि पदार्थों का संग्रह करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? असेंबल करना। भाई यहां से भी, राजस्थान से भी आलू आए हैं, वहां से भी आलू आए हैं, वहां से भी, एक बार संग्रह हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो, तो जैसे मेरा खेत है, उस खेत में से सबसे पहले आलू है वो संग्रह हो जाए, असेंबल हो जाए। उसके बाद भंडारण। देखिए भंडारण क्या होता है? भंडारण का मतलब होता है बेटा स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करके रखना। अब अगर आप इस चीज को समझिए कि कुछ वस्तुएं, कुछ फल, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जल्दी क्या है, खराब हो जाती हैं, तो अब उनको स्टोर करके रखने की जरूरत है, भंडारण करके रखने की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई फल या सब्जी मैंने उगाई और वो आज मार्केट में नहीं बिकी, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा, भंडार करके रखना पड़ेगा। परंतु हमारे किसानों के पास ये भंडारण की सुविधा नहीं होती, उनके पास इतने गोदाम नहीं होते कि जिससे कि वो उस चीज को स्टोर करके रख सके। और ऐसी फल या ऐसी सब्जियां जो होती है उनको तो कोल्ड स्टोरेज की या शीत भंडारण की जरूरत पड़ती है। और जब शीत भंडारण मतलब पूरा अच्छा सा रेफ्रिजरेटर, फ्रीज व्रीज वहां पर हो, अच्छे से, मतलब यूं बड़ा सा पूरा भंडारण बनाओ जहां पर उनको संभाल करके रखा जा सके और सही समय आने पर उसको बेचा जा सके। तो संग्रह करना, एक बार हमने सारी जगह से इकट्ठा कर लिया, फिर उनका भंडार करके रखना कि हमें रख लेते हैं। उसके बाद बात आती है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब एक प्रकार से यह है कि जो भी वस्तु आज हमारे हाथ में आई है कि खेती बाड़ी से उगाने के बाद उसको इस प्रकार से परिवर्तन कर देना कि जैसे लोग उसका इस्तेमाल कर सके। इसका फूड प्रोसेसिंग इसका मतलब है। यहाँ पे जो प्रसंस्करण लिखा हुआ उसका प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग। ये जनरली एक ऐसा उदाहरण है जैसे आप टमाटर खाते हैं। अब टमाटर तो हम वैसे भी लेते हैं, पर काफी बच्चे टोमेटो सॉस खाते हैं, तो टोमेटो जो सॉस है वो फैक्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा, तो वहां पर प्रसंस्करण होगा। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या है, आपको परिवहन होना चाहिए। पैकिंग, उन वस्तुओं की पैकिंग हो। उसका वर्गीकरण, की वर्गीकरण मतलब हाँ भाई ये सबसे पहला सामान है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये अलग, ये अलग, उनका अलग अलग कर देना, और फिर उसका वितरण करना।
मतलब आप सोचिए कि जो विपणन है, जो मार्केटिंग है, उसमें उगाने के बाद का जितना भी काम है सारा का सारा आ रहा है। आपने उगा दिया, फसल को काट लिया, यहां तक का काम खत्म। फिर संग्रह करना, इकट्ठा करना, फिर उनको स्टोर करके रखना, उसकी प्रोसेसिंग करवाना, फिर उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना, उनकी पैकिंग होना, वर्गीकरण होना, फिर उनको बांटना, ये सब क्या है, कृषि विपणन या मार्केटिंग में आ जाता है। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोलमोल में हेराफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। देखिए अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद पा रहे हैं, एक्चुअल में हो ऐसा रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसान है, ये किसान और यहां पर एक है उपभोक्ता, एक तरफ किसान और एक तरफ उपभोक्ता, ठीक है। ये आप और मैं हैं जो कि खरीदने वाले हैं और ये किसान है जो कि बेचने वाला है। परंतु एक्चुअल में होता क्या है कि आपके और किसान के या मेरे या किसान के बीच में एक व्यक्ति है जिसको हम नाम देते हैं व्यापारी। क्या नाम देते हैं? व्यापारी। ये अपन दोनों के बीच में, किसान इसको बेचता है और ये हम उपभोक्ता को बेचते हैं। तो अगर एक ऐसा काम हो जाए कि किसान डायरेक्ट अगर हमें बेच दे तो ज्यादा फायदेमंद है, वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और किसान के लिए भी फायदेमंद है। पर अब हो क्या रहा है कि किसान व्यापारी को बेच रहा है, व्यापारी को सच में क्या है कि ज्ञान नहीं है कि कितना पैसा इससे हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, पर वो किसान को लूट लेता है, ठीक है। अब बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इतने में ही लूंगा, और फिर हम लोगों को उसको ला करके क्या है ज्यादा रेट में बेच देता है। अब किसान को नहीं पता कि इसमें कितनी, व्यापारी जो है उसको नहीं पता उसमें कितनी मेहनत लगी है, कितनी प्राइस मुझे किसान को देनी चाहिए, पर वो किसान को कम देता है और हमसे ज्यादा ले जाता है। तो यही बात कही गई स्वतंत्रता पूर्व। आजादी से पहले व्यापारी क्या करते थे, जब भी किसान से खरीदते बेचते थे तो किसानों के साथ तोल में हेराफेरी कर देते थे, बोलते थे अरे किसान जी तो कम लाएगा, इतना बोला था आपको, इतना नहीं, इतना ही पेमेंट होगा, ले जाओ। या खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था, ठीक है। जो खाते होते थे, अकाउंट होता था, नहीं देखो आपने पिछली बार इतना ही दिया था, इतना ही पैसा आपका बनता है, इतना पैसा ले जाओ। तो स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले क्या है कि जो किसान है वो व्यापारी को, व्यापारी उपभोक्ता को, आप भी काफी सगे ऐसा ही होता है, किसान व्यापारी को बेचता है, व्यापारी उपभोक्ता को बेचता है, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर 10 रुपए में वह सामान बेच रहा है तो यही सामान व्यापारी हमें 100 रुपए में बेचता है, मतलब ये खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। और आजादी से पहले किसानों के साथ कोई भी खरीद बिक्री करता था तो उसमें किसान तोल में भी हेराफेरी कर देता था और जो अकाउंट हुआ करते थे, खाते हुआ करते थे, उनमें भी हेराफेरी कर देता। ये आपको फसल, अलग अलग फसलें दिखाई है। प्राय किसान को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। अब जो किसान है, किसान क्या है, दयालु है, किसान भोला भाला है, उसको ये पता नहीं है कि बाजार में एक्चुअल में भाव क्या चल रहा है, बाजार में एक्चुअल में क्या रेट चल रही है। अभी जो व्यापारी हुआ करते हैं वो तो क्या है, बाजार में बैठे रहते हैं, वही उपभोक्ता से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा कि किसान और जो उपभोक्ता है वो दोनों नहीं मिल पा रहे, किसान और उपभोक्ता, इन दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो किसान बोले अरे भैया मैं तो 10 रुपए में उगाता हूं, हाँ तो मैं ज्यादा 15 में बेच दूंगा, पर ये व्यापारी मुझसे 10 में खरीद के तुम्हें 100 में बेचता है। तो अब इसको, किसान को ये नहीं पता कि यार उपभोक्ता जो है वो 100 रुपए में सामान खरीद करके लेकर के आ रहा है, बाजार का उसको नॉलेज नहीं है, बाजार का उसको ज्ञान नहीं है। जब बाजार का ज्ञान नहीं तो सस्ते में बेच करके आ जाता है किसान, चलो ठीक है हमारा 8 रुपए लगे थे उगाने में, 10 मिल गए, 2 रुपए का फायदा हो गया। किसान को इतना नॉलेज नहीं कि ये व्यापारी मेरी मेहनत से, जो मैंने मेहनत करी, मैंने इतना पसीना बहा, मैंने सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर बार मैंने मेरी फसलों की रक्षा करी, मैंने इसका घाटा मैंने खाया, इसके लिए लोन मैंने लिया, इतना कष्ट मैंने सहा, उसका फायदा कौन ले रहा है? व्यापारी ले रहा है। इसका फायदा कौन ले रहा है? व्यापारी ले रहा है। देखिए अब आप देखिए, जो किसान है वो आज भी गरीब है, परंतु जो ये व्यापारी बीच में है ये अमीर बनकर के बैठे हुए हैं। तो यही बात कही गई कि किसान को बाजार में जो प्रचलित भाव होते थे, रेट होते थे, उनका ज्ञान नहीं होता था, इसलिए वो माल बहुत सस्ते में, बहुत कम कीमत में बेच करके चले जाते थे। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधा नहीं होती थी, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। अब देखो, अब दूसरा ऑप्शन ये था कि चलो मान लो जैसे आज मैं किसान हूं, अब मैंने क्या करा कि भाई मैंने 50 किलो गेहूं उगा दिया और मैंने मंडी में गया और मैंने उन व्यापारी को बोला लो साहब 50 किलो गेहूं ले लो। अब उसने बोला कि नहीं साहब मैं तो जो गेहूं है वो 20 रुपए में खरीदूंगा। मैंने बोला 20 में कैसे खरीदेगा, मेरे 18 रुपए लगे, 2 रुपए का फायदा इतने समय आने के, कम से कम मैं 30 से नीचे नहीं बेच करके जाऊंगा भाई। 30 रुपए तो हर किलो गेहूं पर देने ही पड़ेंगे, 50 किलो है तो 1500 रुपए दे दे और नहीं तो छोड़।
अब पर मैं ये बात बोल करके नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि साहब मैं लंबे समय तक इन गेहूं को रखूंगा कहां पर, मेरे पास भंडारण की सुविधा नहीं है, भंडार करने की, स्टोर करने की जो सुविधा है वो मेरे पास नहीं है। स्टोर करने की भी तो सुविधा होनी चाहिए। या चलो गेहूं का उदाहरण छोड़ो, आप टमाटरों का ले लो। अब टमाटर तो सब्जी है, जल्दी खराब हो जाएगी, मैं उसको कहां पे स्टोर करके रखूंगा? स्टोर करने का स्थान भी तो होना चाहिए, पर किसानों के पास स्टोर करने का स्थान नहीं हुआ करता था। और स्टोर करने का स्थान नहीं हुआ करता था तो उनको पता था साहब ये जो सब्जी है ये खराब हो जाएगी, और जब खराब हो जाएगी तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही जो व्यापारी है उनको बेच दे, उन व्यापारियों को ये सारी की सारी सब्जी दे दे। इसलिए उनको कम दाम पर भी उन सब्जियों को बेचना पड़ता था, क्योंकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती थी। ये तस्वीर आपको दिखाई एक मंडी की, जहां पर सब्जी, फल, सब्जी ये सब कुछ है। इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा। अब जब सरकार को ये बात पता चलती है कि भैया ये व्यापारी है तो किसान को भी लूट रहा है और उपभोक्ता को भी लूट रहा है, तो इसलिए इन व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। अगर जैसे मान लीजिए सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो एक प्रकार से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पर सरकार ने देखा नहीं साहब किसान का नुकसान हो रहा है, उपभोक्ता का नुकसान हो रहा है, और सिर्फ ये जो व्यापारी वर्ग है ये ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, गलत बात है। तो यहां पर फिर हम थोड़ा सा समाजवाद की तरफ झुक जाते हैं। नहीं, सरकार बोलेगी नहीं साहब हम हस्तक्षेप करेंगे, पर इतना ही हस्तक्षेप करेंगे जिससे कि सबका भला हो, ज्यादा नहीं। हम किसी का काम रोक नहीं रहे, हम किसी पे ज्यादा रोक टोक नहीं लगा रहे, परंतु भला सबका होना चाहिए। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि वे किसानों को भी नुकसान है और उपभोक्ताओं को भी नुकसान है, इसलिए ये जो व्यापारी है इन व्यापारियों को, इन प्राइवेट निजी व्यापारियों को कंट्रोल करना जरूरी है। और उस कंट्रोल के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने का बाध्य कर दिया कि हमें बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बाजार में हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया? जो क्रय विक्रय हो रहा है, जो खरीदा बेचा जा रहा है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब सरकार बताएगी कि किसानों से इतने में खरीदो, कम से कम इतने में खरीदो, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। सरकार बोलेगी कि अच्छा किसानों ध्यान रखना, इससे कम में कोई भी खरीदे तो आप हमें बेचना, सरकार आपके लिए खरीदेगी। सरकार ने बोला किसानों देखो अगर आपके पास भंडारण की सुविधा ना हो तो सरकार को बेचना, सरकार भंडारण करके दिखाएगी, आप चिंता मत करो, पर व्यापारियों को ज्यादा दाम, कम दाम पर मत बेच देना जिससे कि वो उपभोक्ता को लूट ले। आइए हम कृषि विपणन को विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कृषि विपणन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए 4 प्रयास करे गए हैं। उन 4 उपायों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर एक जो तस्वीर दिखाई गई वो किसान की दिखाएगी। सबसे पहला जो कदम है सरकार का, व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। देखिए अभी ये कहते हैं सबसे पहला जो कदम सरकार ने उठाया कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, वो क्या करा कि व्यवस्थित और पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ सुथरा। आपने कभी कांच का गिलास देखा है? कांच के गिलास में आप इधर से देख लो, उधर से देख लो, आपको सब कुछ साफ साफ देखने को मिल जाएगा, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। कुछ पेन होते हैं जो ट्रांसपेरेंट आते हैं, जो इधर से उधर देख लो बिल्कुल साफ सुथरा है, इनको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी का मतलब एक तरह से होगा बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है, जहां पर बीच में कोई भी ना हो, बीच में कोई भी ना हो। जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने ये गिलास लिया कांच का, और ये कांच के गिलास में मैं इधर से भी देख रहा हूं तो भी मुझे उधर का दिख रहा है, घुमा के देखा तो वापस उधर का दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं। तो सरकार यहां पर यही चाहती है कि एक पारदर्शी विपणन व्यवस्था हो, बीच में कोई नहीं हो, किसान से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम है, और व्यवस्थित पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था के साथ। ऐसा ना हो रही है नहीं हो रही है, चल रही है नहीं चल रही, ऐसा नहीं। व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन, बाजार को कंट्रोल करना, बाजार को रेगुलेट करना जरूरी था। कि जो बाजार में जो कुछ भी हो रहा है, नियमन का मतलब होता है बेटा रेगुलेट करना, कि भाई बाजार में इतने में खरीदना है, इतने में बेचना है, इससे ज्यादा में मत बेचना, इससे कम में मत बेचना। तो बाजार को थोड़ा सा नियमित करना, उस पर कंट्रोल करना, उस पर थोड़ा सा नियम लगाना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो सरकार ने करा, इससे किसान को और उपभोक्ता को दोनों को ही फायदा मिला है, दोनों को ही लाभ मिला है। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। तो सरकार ने कहा कि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में अनियत मंडियों का विकसित करना जरूरी है, मतलब मंडी बनाना। ऐसी मंडियां बना देना जहां पर किसान अपना माल लेकर के जाए, उपभोक्ता डायरेक्ट आए और वो खरीद करके ले जाए। तो मंडियों को विकसित करना जिससे जो वास्तविक क्षमता है उसका लाभ उठा पाना संभव हो। सच में हमें पता चले कि हाँ साहब इतना उगाया जा रहा है,
इतना उगाया जा रहा है वो इतना बेचा जा सकता है। अगर मंडियां कम हुई तो मतलब किसान उगा तो लेगा पर वो बेचेगा फिर व्यापारियों को। पर मंडियां गाँव गाँव में, हर गाँव गाँव में मंडी खोलना जरूरी है, जिससे कि किसान वहां जाकर के अपना सामान डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच सके। फिर से तस्वीर फसल की। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीत गृहों, प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया जाना। अब देखिए, अब आप इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, और मान लो मुझे 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कहीं अपना सामान ले जाकर के बेचना पड़ता है। अब उसमें मान लीजिए कि अगर रोड अच्छी होती है तो मैं बिल्कुल 25 किलोमीटर का मतलब होता है आधे घंटे में मैं क्रॉस कर जाऊंगा। पर रोड बहुत टूटी फूटी है, मिट्टी मिट्टी है, बीच बीच में हो रहा है, तो मुझे वो 25 आधी घंटा क्या है, 1.5 घंटे के बराबर लगेगा, 2 घंटे के बराबर लगेगा। तो अब इससे क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा मतलब खर्चा है मेरा। जहां पर मैं आधे घंटे में सामान पहुंचा सकता हूं वहां 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब मेरा टाइम खराब हो रहा है, और टाइम तो सबसे कीमती है भैया। तो सरकार ने बोला कि भैया परिवहन का होना भी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी होना बहुत जरूरी है। यहां से किसान अपना सामान ज्यादा दूर तक ले जा सके, उसके लिए क्या चाहिए कि बेहतर सड़कें हो, उन पे अच्छे से अच्छे साधन चल सके, और वो अपना सामान ज्यादा से ज्यादा दूर ले जा करके अच्छे से अच्छे भाव में बेच करके आ सके। तो इसलिए सरकार का दूसरा कदम है सड़कों को सुधारना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, ठीक है, बीच बीच में प्रधानमंत्री जन सड़क योजना चलाई गई है कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई जाए, गांव में भी सड़कें बनाई जाए, क्योंकि जो कृषि होती है वो गांव में होती है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसलिए कृषि का विकास होने के लिए ग्रामीण विकास का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए गाँव में आजकल हर गाँव में रोड बनाई जा रही है। रेल मार्गों से जोड़ना, ठीक है, तो आसपास में कोई ऐसा बड़ा नगर या बड़ा शहर हो तो वहां पर रेल मार्ग बना देना, जिससे कि सारे किसान वहां पे अपना सामान पहुंचा दे और फिर वो दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चला जाए। भंडार गृह या गोदामों का, भंडार गृह स्टोरेज करने के लिए भंडार गृह या गोदाम खोल करके देना, ठीक है। शीत गृह, शीत गृह मतलब क्या है, कोल्ड स्टोरेज बेटा। जो फल होगी या सब्जियां होंगी अब वो जल्दी खराब हो जाती है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अपन लोग कोई फल या सब्जी लाते हैं, आज खाने की इच्छा नहीं है, कल खाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाकर के रख देते हैं। फ्रिज कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो उसमें वो चीज खराब नहीं होती। हम रात को खाना वाना खा करके फिर क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो। तो कोई भी ऐसी फल या सब्जी जो कि खराब ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या शीत गृह की जरूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। मतलब पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया हो जहां पर बिल्कुल कोल्ड, वो रूम ही क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, जिसमें सब्जियां पटक दी, सब्जियां डाल दी, जिससे कि वो आने लंबे समय तक खराब ना हो। फिर बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। प्रोसेसिंग इकाई मतलब जो जैसे टमाटर है, अब टमाटो सॉस बनाने वाली जो कंपनियां हैं, प्रोसेसिंग इकाई है उनकी, इन सबकी ज्यादा से ज्यादा आधारिक संरचनाओं का प्रावधान होना, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क हो गई, रेल मार्ग हो गए, स्टोरेज हाउस हो गए, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, इन सब का विकास करना जरूरी है, और सरकार ने इसी पर ध्यान दिया है। तो पहला काम तो सरकार ने क्या करा, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन व्यवस्था। व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन व्यवस्था में सरकार ने बोला बाजार को अब हम नियमित करेंगे, बाजार में हम हस्तक्षेप करेंगे, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है। दूसरा, सरकार ने ये बोला कि भैया बाजार तक पहुंचने के लिए किसान को अच्छी सड़कें चाहिए। अगर वो सही दाम नहीं दे रहा है, व्यापारी या उपभोक्ता कोई भी किसान को सही दाम नहीं दे रहा है, तो वो अपने सामान को रख सके, इसलिए उसको गोदाम चाहिए, उसको भंडार गृह चाहिए, उसको शीत भंडार गृह चाहिए, या वो अपना सामान किसी बड़ी कंपनी को और कोई सामान बनाने के लिए बेच सके, तो उसके लिए उसको प्रोसेसिंग यूनिटें चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना सरकार ने जरूरी समझा है। किंतु अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। तो देखिए, अब लगातार जो वर्तमान में हमारे आधारिक सुविधाओं की मांग बढ़ रही है। आज गांव में रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि भाई बेहतर सड़कें हों, अच्छा रेल मार्ग हो, ठीक है, जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। आज हमारी डिमांड जितनी बढ़ी है उस हिसाब से जो सरकार ने उपलब्ध कराया है वो अभी अपर्याप्त है, अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए अभी और सरकार को काम करने की आवश्यकता है। ये तस्वीर आपको रेलवे की दिखाई गई है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुलभ कराना, ठीक है। तीसरा क्या है, सरकारी विपणन। अब देखो, सरकारी विपणन मतलब गवर्नमेंट मार्केटिंग, मतलब अब बाजार में कौन आ गया, सरकार आ गई है। सरकार बोल रही है तुम व्यापारियों को मत बेचो, व्यापारी अगर तुम्हें सही पैसा नहीं दे रहा मत बेचो व्यापारी को। तुम्हें लगता है उपभोक्ता भी सही पैसा नहीं दे रहा, मत बेचो तुम उपभोक्ता को। तो किसान ने बोला सर फिर बेचे किसको, तो बोला हमें बेचो, सरकार खरीदेगी तुमसे। तो बोला आप सरकार वाले क्या करोगे, तो बोले वो बताते हैं, तुम चिंता मत करो, पर तुम हमें बेचो। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया, ठीक है। गुजरात और देश के अन्य जो भाग है,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है बेटा, एक ग्रुप है मतलब लोगों का, ठीक है, और फिर वो मिलकर के कुछ अपना व्यापार करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं अमूल दूध का। अमूल दूध से ही श्वेत क्रांति या आप कह सकते हैं जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई थी। और ये किससे जुड़ा हुआ है, दूध से जुड़ा हुआ था बेटा। इसमें क्या हुआ कि शुरुआत ऐसी करी गई कि भैया अब आज किसान क्या है, किसान के पास जनरली क्या होती है, गाय भैंस किसान के पास होती है, वो दूध निकालता है और दूध बेचता है। पर एक्चुअल में होता क्या था कि उसको उतनी इनकम नहीं होती थी। इसलिए अमूल वालों ने क्या करा, अमूल वालों ने बोला कि आप अपने गांव में, अपने एरिया में, आसपास में जितना भी दूध आपके पास आ रहा है आप सारा वहां ले जाकर के डिपॉजिट करा दो। तो अब किसानों को क्या है, जैसे मान लो कि मैं किसान हूं और मैं पूरे महीने का मतलब मैं रोज मान लो कि 40 लीटर जो दूध है वो उस जगह पे जमा करा करके आ रहा हूं। मतलब क्या हो गया, 30 दिन के हिसाब से 1200 लीटर दूध मैंने जमा करा दिया। अब 1200 लीटर मैंने दूध जमा करा दिया, अब उससे क्या होगा, वहां जमा हुआ, अब उसका पेमेंट कर दिया जाएगा कि हाँ भैया हर लीटर के हिसाब से आपके 30 रुपए बनते हैं, तो ये लीजिए 12 तिया 36,000, आपके महीने के 36,000 रुपए लीजिए। अब सारा दूध एक साथ आ गया, एक स्टोरेज पर आ गया, एक जगह पर आ गया। अब उसके पैकेट्स बना बना करके सब में बेच भी दिया गया। इससे पहला फायदा तो किसानों को ये हुआ कि हर महीने की उनको इनकम मिलने लगी कि हाँ भाई अपने इतना दूध जाता है तो 30-35 हजार रुपए आराम से अपने पास हर महीने आ जाएंगे। घर घर जाने की, कहीं जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, अपन वहां ले जाकर के बेच दो, अपन खूब अच्छा पैसा कमा लेंगे। दूसरा, उपभोक्ताओं को बढ़िया सुविधा हुई, एक दुकान पे गए, वहां पे गए, लाओ भैया दूध की थैली, लाओ भैया दूध की थैली। तो वहां से मतलब एक तो खूब बहुत अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि जो दूध है वो आने लगा और दूध आकर के वो पूरे देश में पूरी जगह पे जाने लगा। तो ये एक अच्छा काम था। तो इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक जो शहरी समितियां है उन्होंने गांव की सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में कायाकल्प कर दी, तगड़ा बदलाव वो लेकर करके आए। ये जैसे एक तस्वीर दिखाई है कि यहाँ पे दूध बांटा जा रहा है, ठीक है, सब लाइन में खड़े और दूध लेते जा रहे हैं। किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती है, परंतु अभी सारी जगह कोऑपरेटिव नहीं है, सारी जगह से कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो सहकारिता आंदोलन में है अभी कमियां हैं। इनके कारण है सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। देखिए अब ये इस प्रकार का जो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था अमूल के द्वारा, ये जो सहकारिता समिति के द्वारा इस प्रकार का एक आंदोलन से चला था, ये पूर्ण तरीके से सफल नहीं है। मतलब बाकी इसमें भी हमें कमी दिखाई देती है, अमूल तो बहुत सफल हुआ है, नो डाउट, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि उससे व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति आई थी। परंतु अभी भी सारे जो किसान है वो सहकारिता से नहीं जुड़ पाए हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो क्या इसके कारण क्या है, क्यों सहकारिता में आंदोलन में कमी है? पहला, सभी जो कृषक है हर किसान को इस सहकारिता में शामिल नहीं कर पाना, सारे किसानों को नहीं जोड़ा गया। भाई जैसे आप फिर से उदाहरण दूध का ले लो, तो दूध में हर गांव का सारे किसान इन्वॉल्व नहीं हो पाए, हो सकता है कि रेट की बात ना बैठी हो या और कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो सारे किसानों को शामिल ना हो पाना। अब जो शामिल ना हुए वो तो क्या है, लॉस में ही है, वो तो पिछड़े हुए ही है। विपणन और प्रसंस्करण जो सहकारी समितियां है उनके बीच में संबंध सूत्रों का नहीं होना। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि भैया ये किसान है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई एक कंपनी हो गई जो इनसे दूध खरीदने का या कोई भी फल सब्जी खरीदने का काम करती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि संबंध सूत्रों का नहीं होना, मतलब सही से संबंध नहीं बना कि हाँ नहीं इतने में बेचेंगे, इतने में खरीदेंगे, वो वाली जो बात है वो नहीं हुई। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या वित्तीय प्रबंधन, इन किसानों के पास पैसों की थोड़ी सी समस्या रहती है, उस कारण भी नहीं जुड़ पाते। चौथा उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है। तो अब हमारे क्या हो गए, 3 उपाय हो गए। सबसे पहला व्यवस्थित जो विपणन, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन व्यवस्था बनाना। दूसरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क हो गए, रेल मार्ग हो गए, भंडारण हो गए, उनमें सुधार करना। और तीसरा सरकारी विपणन, ठीक है, जैसे कि सहकारी समितियों का आ जाना। अब चौथा उपाय है नीतिगत साधन, मतलब नीति के द्वारा कुछ पॉलिसी बनाकर करके सरकार के द्वारा पॉलिसी के द्वारा इसको सुधार करना। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना। तो सरकार ने क्या कर दिया, न्यूनतम समर्थन या इसको कहा जाता है एमएसपी बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भैया इतनी सपोर्ट प्राइस, ठीक है, अभी समझेंगे इसको आगे। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रखरखाव। और तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। देखो अब न्यूनतम समर्थन कीमत, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम क्या है बच्चों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सरकार ने ये कहा कि भैया कम से कम इस कीमत पर आपको बेचना है। जैसे मान लो कि 27 रुपए, सबको कहते हैं कि 27 रुपए से नीचे कोई भी किसान नहीं बेचेगा, 27 रुपए में गेहूं बेचना है। अगर कोई नहीं खरीदता है कोई व्यापारी, तो 27 रुपए में सरकार आपसे खरीदेगी। सरकार की तरफ से कौन खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं खरीदता है।
अब उसने गेहूं खरीद लिया और गेहूं खरीद करके क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के बड़े बड़े भंडारण है वहां पे ले जाकर के रख दिया, गेहूं रख दिए, चावल रख दिए, जो भी उनको चाहिए होगा वो वहां पे ले जाकर के रख देते हैं। अब वो गेहूं चावल वो वहां ले जाकर के रख दिए, वो किस काम आएंगे, फिर सरकार ने एक योजना चलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें जो भी गरीब तबके का व्यक्ति होता है उसको सस्ते में, बहुत सस्ते में क्या करा जाता है, गेहूं राशन ही बांटा जाता है। जैसे आपने देखा होगा राशन की दुकानें होती है, वहां पर 2 रुपए किलो में गेहूं, 2 रुपए में चावल में आटे, इतना केरोसिन का तेल, ये खाने वाला तेल, इस प्रकार के सामान दे दिए जाते हैं। अब यहां से देखिए इस जो नीतिगत चलाया गया इससे 2-3 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये कि किसान क्या है, किसान सरकार को बेच रहा है, तो जो रेट उसको चाहिए थी उस रेट में वो आराम से सरकार को बेच देता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जो समाज का गरीब तबका है उसको बड़े ही सस्ते में सरकार ये सामान दे देती है, बहुत सस्ते में दे देती है, तो समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका उसको खाद्य सुरक्षा भी मिल रही है और किसान को एक अच्छी खासी इनकम भी मिल जाती है। इन साधनों का ध्येय क्रमश किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायकी युक्त सब्सिडीज कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना होता है। तो ये जो चलाया है सरकार ने, इसका क्या ध्येय है, इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना, मतलब किसानों ने जो उगाया है उसका उनको उचित दाम मिले, सही दाम मिले। और दूसरा जो गरीबों को सहायकी युक्त मतलब कुछ सब्सिडी के आधार, सब्सिडी क्या होती है, सरकार तो उसे मदद करती है, जैसे बोलती है कि भैया जैसे मान लो कि 500 रुपए का ये सामान आ रहा है, 200 आप दो, 300 सरकार दे देगी, तो सहायकी युक्त। यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, बिल्कुल कहीं पे तो मुफ्त में सरकार बांट रही है, गेहूं राशन हो गया, कहीं पे 5 रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में, इस प्रकार से। मतलब सरकार ने कहा इतना सा पैसा आप दे दो, बाकी तो हम उठा ही रहना। 27 रुपए किलो गेहूं आ रहा है तो उसमें से 17 हम ले रहे, 10 आप दे दो, गरीब तबके से हो माना, पर 10 तो दे दो। तो सहायकी युक्त जो समाज का गरीब तबका है उसको उपलब्ध करा देना। तो किसान को अच्छी कीमत दिलाना और गरीब को अच्छा भोजन दिलाना, ये सरकार का लक्ष्य हो रहा है। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिक सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। सरकार ने खूब कोशिशें करी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, परंतु सरकारों के इन प्रयासों के बावजूद भी अभी भी जो कृषि मंडियां है, जो किसानों की मंडियां है, उनमें निजी व्यापारी, अब निजी व्यापारियों में कौन कौन है, साहूकार, ठीक है, जो साहूकार हो गए, महाजन हो गए, जो पैसे उधारों पर दिया करते हैं वो, ग्रामीण राजनीतिक सामंत, ठीक है, जो ग्रामीण में जो राजनेता है, जो सामंत है, मतलब जिनका खूब जमीनें हैं वो लोग, बड़े बड़े व्यापारी और जो अमीर किसान है उनका वर्चस्व है। सरकार ने खूब कोशिशें करी परंतु फिर भी अभी निजी व्यापारियों का वर्चस्व दबदबा बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की मध्यस्थता हो, सरकार मध्यस्थता करे, ठीक है, सरकार किसानों से और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करे, ठीक है, इन व्यापारियों को बीच में से हटाने की कोशिश करी जाए, और खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता हो, और सरकार को वहां पर तो जरूर मध्यस्थता करनी चाहिए, वहां पर तो सरकार को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए जब ज़्यादा से ज़्यादा जो निजी क्षेत्र है उसका नियंत्रण है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही है, शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथ में ही है। सरकारी संस्थाएं और ये जो सहकारिता की हमने बात करी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% अंश, मतलब ये मान लो कि कहीं पर 100 किलो उगाया जा रहा है तो ये सरकार के द्वारा तो 10 किलो का ही योगदान सरकार कर पा रही है, बाकी तो 90 किलो की लेन देन जो भी हो रही है वो व्यापारियों के साथ ही हो रहा है, मतलब 10% अंश ही सरकार का भी तो योगदान है। तो सरकार को भी और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो किसानों तक पहुंच सके। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। तो सरकार की जो मध्यस्थता है उसने कृषि विपणन को काफी व्यवस्थाओं में अनेक रूपों से प्रभावित करा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, सुधार हुए हैं और सुधार होने की आवश्यकता है। ये एक खुशहाल किसान की तस्वीर आपको दिखाई। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो, बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो। अब देखिए वैश्वीकरण का युग है, वैश्वीकरण में आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व का एकीकरण हो, बाहर के देशों की कंपनियों का सामान यहाँ भी बेचा जाए, यहाँ का सामान बाहर बेचा जाए। तो इस युग में कुछ जो विद्वान है उनका कहना है कि किसानों की आय को अगर बढ़ाना है, किसानों की आय को डबल करना है, दुगना करना और ज्यादा करना है, तो कृषि का क्या होना चाहिए, व्यवसायीकरण होना चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए। मतलब किसान जो है ना वो उत्पादन इस नजरिए से करे कि साहब मुझे बहुत कुछ बेचना है, मतलब वो पैसे कमाने की ही नजर से उसका होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से आप उत्पादन करें या वो क्रॉप उगाए जो कि कंपनियों को या फैक्ट्रियों को चाहिए होती है, मतलब वो पूरा माल ही बेचने के लिए जाए, जिनको हम कैश क्रॉप या नगद फसलें कहते हैं, जैसे गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है,
ये जो चीजें हैं, केला हो गया, ये नकदी फसलें हैं, ये कैश क्रॉप्स हैं जिनको बेचने के लिए, मतलब जो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए आगे के लिए काम आ सके, पर इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो। देखो बस यही डिफरेंस है। ये जो वैश्वीकरण की जो विचारधारा है ना, ये विचारधारा कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये वैश्वीकरण की विचारधारा कहीं ना कहीं पश्चिम को दर्शाती है। वहाँ पे पश्चिम में ये, पश्चिमी देशों में ये नहीं सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, कोई कंट्रोल ना करे सरकार बिल्कुल भी कंट्रोल ना करे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, नहीं। पर हमारे देश में जरूरी है सरकार की मध्यस्थता होनी चाहिए। और हमारे ही देश की बात नहीं है, हर देश में, हर वर्ग में, हर समाज में पिछड़े हुए लोग रहते हैं, उनको आगे लाने के लिए देखिए आज हमारी उम्मीदें है ना, हमारी उम्मीदें सरकार से, हम कभी किसी प्राइवेट बिजनेसमैन से नहीं करते, हम किसी से नहीं करते। महंगाई बढ़ती है तो हम सरकार को दोष देते हैं, अच्छा काम होता है तो हम सरकार के लिए जय जयकार करते हैं, क्योंकि सरकार अपनी है और हमेशा अपनों से उम्मीद करते ही हैं। हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे भले के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी, तो सरकार की मध्यस्थता होनी चाहिए। परंतु जो वैश्वीकरण के समर्थक कुछ विद्वान है वो मानते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण हो पर सरकार की मध्यस्थता न हो। सरकार की मध्यस्थता बड़ी जरूरी है। ये एक तस्वीर वैश्वीकरण को दर्शाते हुए, हाथ मिलाते हुए। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव। अब देखिए, अब एक तो सीधा क्या है, किसान व्यापारी को बेच रहा था, इसके अलावा जो क्रय विक्रय के और क्या माध्यम हो सकते हैं, किस प्रकार से बेचा खरीदा जा सकता है, आइए देखते हैं। अब ये बात सभी अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके तो अधिक आय प्राप्त होगी। अब ये बात तो और भी अच्छी है कि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को, मतलब मैंने आपको क्या, किसान और उपभोक्ता के बीच में व्यापारी है। अगर एक किसान खुद ही उपभोक्ता को सामान बेच दे तो बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि किसान 10 रुपए में व्यापारी को बेचता है और व्यापारी उसको 100 रुपए में बेचता है। कल को किसान और उपभोक्ता दोनों मिल जाए और किसान बोले भैया मैं तुम्हें 50 में बेच दूंगा। अब इससे क्या हुआ, 40 रुपए का फायदा किसान को और 50 रुपए का फायदा उपभोक्ता को। तो अगर किसान डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंच जाए तो सबसे ही बेहतर काम हो जाएगा, सबसे ही अच्छा काम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हारसार मंडी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राय थुवाज नामक फल सब्जी मंडियां, तमिलनाडु की उजावर मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार के विकसित हो रहे हैं। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। मतलब जितनी भी मंडियों का नाम लिया गया है वहां पर डायरेक्ट किसान जाकर के किसको बेच रहा है, उपभोक्ताओं को बेच रहा है। तस्वीर एक बाजार की दिखाई गई है जहां पर खुद उपभोक्ता खरीद लेता है। जैसे मैं बताऊं, हम लोग भी जब कभी कुछ पूरे हफ्ते की ऐसे सब्जियां लानी होती है तो हम यहाँ मंडी में जाते हैं और वहां से खरीद करके ले आते हैं। तो किसान आता है, वो अपनी सब्जियां बेच करके चला जाता है। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण है। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती, फल सब्जियों के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही है। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट कर रही है। अब क्या है, जैसे फास्ट फूड वाली कंपनियां हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इनको टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए और कोई भी सामान इनको चाहिए जो कि खेती बाड़ी से उगता है। तो अब ये कंपनियां क्या करती है, ये कंपनियां जैसे गई गाँव में गई, ठीक है, ये मान लीजिए एक एक्स विलेज है। अब इसको उनको पता है कि भैया एक्स विलेज में क्या है कि भैया जो टमाटर है उसकी बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है। तो यहाँ पे 50 किसान हैं और ये जो सारे के सारे जो 50 किसान हैं ये मिलकर करके मान लो जैसे कि 5000 किलो टमाटर उगा देते हैं। और कंपनी को हर मतलब मान लीजिए पूरे उस टाइम पीरियड में इतने ही टमाटरों की आवश्यकता भी होती है। अब कंपनी इन किसानों के पास जाती है और इनसे बोलती है कि देखो भैया बात ऐसी है, आप डोर टू डोर भटकते हो, हर जगह जाकर के बेचते हो, इससे अच्छा एक काम करो, अपन लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस गांव के जो 500 किसान हैं, ये 500 के 500 किसान जो टमाटर उगेगा यहाँ पे, वो सारा का सारा मेरी कंपनी को बेचोगे। अब इससे किसान बोलेंगे भाई हमें क्या फायदा, बोला आपको ये फायदा है, पहली बात तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारी गाड़ी यहाँ पर आएगी, आप भरवा देना, हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है, हम आपको सीधा पेमेंट कर देंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या, कंपनी को क्या फायदा, कंपनी को ये फायदा है कि एक जगह से क्या सारे के सारे टमाटर मिल जाएंगे, फिर वो टमाटर सॉस में बने या किसी भी चीज में जो भी मेरा कंपनी काम करी उसके लिए काम हो जाएगा। किसानों को और भी फायदा होगा, जैसे आप कंपनी के साथ अच्छे संबंध हो गए तो कंपनी उनको कभी एक्स्ट्रा पैसा भी दे देगी, क्योंकि कंपनियां तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनके पास तो खूब पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा दे देगी, खेती बाड़ी के साधनों को सुधारने का काम करवा देगी, नहीं ऐसे मत उगाया करो, उनको ऐसे उगाया करो, खूब फायदा मिलता है, किसानों को कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह से ही वो सारा सामान उनका चला जाएगा। तो इस प्रकार से भी काम हो रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय त्वरित जो खाद्य पदार्थ बहुत तेजी से फास्ट फूड बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो भी क्या है, अब किसानों के साथ अनुबंध कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही है, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती है। तो अब ये जो कंपनियां होती है किसानों को उचित बीज, मतलब जो सही बीज होता है वो भी, और अन्य जो आगत होती है, मतलब जो और भी उनका खर्चा लगता है, भाई आपको ट्रैक्टर खरीदना, पानी है, उन जितना भी इनपुट लगता है, जितना भी उस वस्तु को उगाने के लिए जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है वो सब भी उपलब्ध करवाती है। और उसके साथ साथ
कह करके जाती है कि भाई जैसे मान लो कि 4 महीने 5 महीने बाद फसल होगी, तो आज की तारीख में जैसे मान लो मैं 50 रुपए में खरीद करके जाऊंगा, मैं 50 रुपए में खरीद करके ही जाऊंगा, चाहे कीमत गिरे बढ़े कुछ, तुम मस्त रहो बिंदास रहो, तुम्हारा जो माल है वो खराब नहीं होने दूंगा, वो मैं खरीद करके जाऊंगा। ये कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करेगी, साथ ही इनसे कृषि पदार्थों के बाजारों का भी विस्तार होगा। और ऐसा कहा जाता है, आशंका है कि ये जो है जोखिमों का निवारण करेगी, ठीक है, मतलब किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा, उनका जो जोखिम है माल खराब होने का और होने का वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब जो बड़ी कंपनी है वो जैसे ही टमाटर हो गया उनको बोल देगा भाई हाँ मैं ट्रक भेज रहा हूँ, सारे टमाटर लोड करवा दो। अब कंपनी है उसके पास कोल्ड स्टोरेज हाउस भी है, सब कुछ है, तो इससे थोड़ा किसानों का काफी फायदा होगा, इनकम भी बढ़ेगी और कृषि पदार्थ उनका बाजारों का विस्तार भी होगा। ये तस्वीर आपको फलों की और सब्जियों की दिखाई गई। 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए 3 कानून पारित किए थे। किसानों के कुछ वर्ग इन सुधारों का समर्थन करते हैं, वहीं बाकी किसान विरोध करते हैं। इन कृत्यों पर अभी भी बहस चल रही है। देखिए 2020 में भारत की संसद ने कृषि विपणन प्रणाली को लेकर के 3 कानून बनाए थे, ठीक है। उसका काफी लंबे समय तक, साल भर तक मतलब विरोध भी चला, फिर फाइनली वैसे सरकार ने वापस ले लिए थे कि भाई तीनों जो कृषि कानून है वापस लेते हैं। डिबेट अभी भी चल रही है, कुछ किसानों ने समर्थन करा, कुछ विपक्ष करा। अब उस पर अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन तीनों कानूनों में क्या था, समर्थन सही था लोगों का या विपक्ष जो था लोगों का वो सही था, क्या सही था, उस पर हम चर्चा नहीं। परंतु यह है कि किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो सरकार को भी एफर्ट्स लगाने होंगे और कुछ थोड़ा बहुत किसानों को व्यवसायीकरण या कॉमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ऐसी फसलों को उगाए जिनको बेचना ही है, मतलब जो जैसे बेचना किसको, कंपनियों को बेचना। जैसे अगर गन्ना लगाओगे तो अब गन्ना क्या है, गन्ना जनरली लोग नहीं खरीदेंगे, पर क्या है कंपनियां खरीद लेंगी, जिससे क्योंकि शक्कर का निर्माण उसी से होता है, ठीक है। टमाटर हो गए, या जैसे एक बेम्बू जिसको बांस कहा जाता है। अब बांस क्या है, अगर जैसे बांस आप मान लीजिए जो किसान है, आज वो किसान यूँ बीच में एक खेत है वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, यूँ उसके चारों तरफ वो बांस उगा ले, बेम्बू के पेड़ लगा ले, तो एक तो क्या होगा, उससे जो उनका जो खेत है वो पूरा कवर हो जाएगा, चारों तरफ से उसका जो खेत है वो कवर हो जाएगा, अच्छा खासा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा खेत को। पहली बात ये। दूसरी बात ये जो बेम्बू होता है, ये जो बांस होता है किस में काम आता है, ये जो अगरबत्तियां बनती, इंसेंस स्टिक बनती, इनमें काम आता है। तो अच्छे खासे भाव पर वो बेच सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसानों को जो रेगुलर ये अनाज फल सब्जियां जो उगा रहे हैं उसके अलावा उनको कुछ ऐसे साधन देखने चाहिए, इस प्रकार से देखना चाहिए जिससे कि वो अपनी एक्स्ट्रा आय या इनकम ज्यादा कर सके। पशुपालन कर सकते हैं, ठीक है भाई, 2 गाय 2 भैंस इस प्रकार से ला करके रख ले, फिर उनका दूध है उसको बेच सकते हैं, मुर्गी उर्गी लिया है जिनके अंडे हैं वो बेच सकते हैं। तो इस प्रकार के काम कर करके किसान अपनी आय बढ़ा सकता है। किसान के भी एफर्ट्स, किसान की भी मेहनत है, वो उसकी भी और भी आवश्यकता होगी और सरकार का समर्थन तो होना ही होना चाहिए। सरकार उन किसानों को और भी मजबूत ताकतवर बनाने की कोशिश करे जो पिछड़े हुए थे। ये अपने आज के लेक्चर का थोड़ा सा निष्कर्ष होगा। ओके, आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।